प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की वीडियो में विज्ञान का असली पेपर हल करेंगे। और ये पेपर बच्चों हमने लिया है मध्य प्रदेश NMMS एग्ज़ाम 2021 की परीक्षा से। 2024 में सेम इसी प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है। एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बच्चों सेम टू सेम प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक प्रश्न हम हल करेंगे, साथ में इससे संबंधित जो भी आपके नए प्रश्न बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता। वह किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो इधर आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन आपके पास बच्चों दिए गए हैं, ग्लूकोज, सेलुलोज, लैक्टोज या माल्टोज। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइकेन में इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। किसके किसके बीच होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, जीवाणु और विषाणु, प्रोटोजोआ और जीवाणु, कवक और जीवाणु, या डी ऑप्शन है, शैवाल और कवक। तो लाइकेन जो होते हैं इसमें सहजीवी संबंध होता है बच्चों शैवाल और कवक के बीच। तो राइट आंसर बच्चों आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो लिखा है, इनमें से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? अर्थात सबसे ज़्यादा ध्वनि किस माध्यम में होती है? ठोस में, निर्वात में, गैस में या द्रव में? तो इसका बच्चों राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठोस में ध्वनि की चाल, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। इसके अलावा अगर हम द्रव की बात करेंगे तो ठोस से कम ध्वनि की चाल होती है। गैस में ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस में ध्वनि की चाल कम होती है। वैक्यूम यानी निर्वात में जो है ध्वनि की चाल नहीं होती है, अर्थात निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बच्चों, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? ओम, एम्पियर, डेसिबल या कूलाम? तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर में जो है धारा को मापा जाता है। इसके अलावा ओम की बात करेंगे तो ओम बच्चों ध्यान रखेंगे ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। डेसिबल, डेसिबल ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। कूलाम ध्यान रखेंगे ये आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। इससे संबंधित आपका एक प्रश्न बच्चों जरूर आएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, 46 होती है, 45 होती है या 47 होती है? तो साधारण मानव की बात करेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है कि कितने जोड़ी होते हैं, तो 46 का आधा कर देंगे, 23 जोड़ी आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी या 46 ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जांघ की हड्डी। तो जांघ की हड्डी बच्चों सबसे लंबी हड्डी होती है और इसका नाम आप याद रखेंगे फीमर। फीमर इसका नाम होता है। इसके अलावा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों कान में पाई जाती है और इसका नाम क्या है? तो स्टेपी इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है और एक कान में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी या बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो बच्चों उदासीनीकरण जो है ये ध्यान रखेंगे, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है और इसी को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवण और जल उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों दिया गया है, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। तो नवीकरण स्रोत कौन सा है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, वायु? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वायु।
पेट्रोल, डीजल और कोयला ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। बी ऑप्शन है HCl, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और HNO3 ये आपका दिया गया है नाइट्रिक अम्ल। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिजैविक पदार्थ एंटीबायोटिक किसके द्वारा खोजा गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, वाटसन और क्रिक द्वारा या लुई पास्चर द्वारा? तो बच्चों प्रतिजैविक पदार्थ एंटीबायोटिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था। ए ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं कहाँ रखी जाती हैं? ठंडे जल में, हवाबंद डिब्बे में, नमक में या मिट्टी के तेल में? तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के तेल में रखी जाती हैं सोडियम और पोटेशियम धातुएं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो दूध में बच्चों अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इसका बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो लिखा है, इनमें से किसका सर्वाधिक ऊष्मीय मान कैलोरी मान होता है? सर्वाधिक ऊष्मीय मान या कैलोरी मान होता है? लकड़ी का, पेट्रोल का, LPG का या हाइड्रोजन का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन का जो है कैलोरी मान सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और इन 4 ऑप्शन में से लकड़ी का सबसे कम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की सलाह दी जाती है। तो किससे भरपूर? वसा से भरपूर या प्रोटीन से, फास्फोरस एवं आयोडीन से, लौह तत्व एवं कैल्शियम से? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह तत्व और कैल्शियम से भरपूर खाना जो है खाना चाहिए जिन बच्चों को मासिक धर्म होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, जंग किसका ऑक्साइड है? तांबे का, एल्युमिनियम का, लोहा का या जस्ता का? तो जंग बच्चों होता है ये लोहे का ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड बच्चों सामान्यतः ये क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। इसके अलावा जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है? प्रकाश का परावर्तन द्वारा, प्रकाश का अपवर्तन द्वारा, प्रकाश का विक्षेपण द्वारा या प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा? तो बच्चों इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश के विक्षेपण द्वारा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बच्चों हमने पढ़ाए हैं किसी ना किसी मॉडल पेपर के माध्यम से हो या फिर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो या चैप्टर वाइज हो। तो अगर आप जो है मध्य प्रदेश NMS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी हमने मध्य प्रदेश NMS एग्ज़ाम की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसको देख करके आप जो है आसानी से अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आपका पेपर नज़दीक होगा हम आप सभी के वीडियो जो है बढ़ाते रहेंगे। और बाकी किसी भी एग्ज़ाम को लेकर हम पढ़ा रहे हों, चाहे वो UP NMS हो चाहे बिहार NMS हो, सबका सिलेबस सेम है। तो आप जो है सारे वीडियो देखा करें, सारे ही आपके जो है लाभदायक हैं। अगर आप देखेंगे तो मैथ वाला जो पेपर है वो भी आपका मैच करता है। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित तो आपकी मैच होती ही है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 पर चलते हैं। त्वरण किस प्रकार की राशि है? एक प्रश्न आपका बच्चों यहाँ से पूछा जाता है, अदिश राशि, सदिश राशि, ए और बी दोनों? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदिश राशि होती है त्वरण। सदिश राशियाँ वह होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों देखने को मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। अब ये हमने जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया है इसको। प्लास्टिक, बैकेलाइट, PVC या पॉलीथीन?
तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बच्चों होता है ये बैकेलाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता है। बैकेलाइट से क्या बनाया जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बैकेलाइट से जो है आपके जो बिजली के प्लग और बिजली के और भी वस्तुएं जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये जो है जो आपका चैप्टर है मानव निर्मित वस्तुएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमने पढ़ा भी दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं विज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो वायुमंडल से किस भाग द्वारा जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो बच्चों हो जाएगा आपका पत्तियाँ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जड़ द्वारा जो है जल का अवशोषण करते हैं, तो ये भी आपको पता होगा। और तना जो है खनिज लवण और जल को पृथ्वी से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है जो एक पाइप का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे तो लिखा है बुझा हुआ चूना होता है CaO, CuO, NaOH या CaOH का होल ट्वाइस। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बुझा हुआ चूना, ये कहलाता है CaOH का होल ट्वाइस। डी ऑप्शन बच्चों सही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड जो दिया गया है ये बिना बुझा चूना है। और ये जो आपका नीचे सी ऑप्शन में दिया गया NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा तो आपको याद रखना है रासायनिक सूत्र। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि एक विद्यार्थी जो अंतिम बेंच पर बैठा है, अंतिम का मतलब दूर बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड पर देखने पर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, परंतु वह जब सामने बैठता है तो आसानी से देख रहा है, वह किस दोष का परिणाम है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो जैसे मान लो हमको दूर की वस्तु दिखाई देती है तो हमारे दूरदृष्टि दोष होगा, और जो नज़दीक की वस्तु देख लेता है उसको निकट दृष्टि दोष होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो इस हिसाब से आपका ये बनेगा निकट दृष्टि दोष। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब ये बताओ हमको कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, पादप जगत और जंतु जगत की वो प्रजातियां जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां जातियां जो होती हैं, प्रजातियां होती हैं, वो स्थानिक जातियां कहलाती हैं। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा स्थानिक जातियां। और ऐसी जातियां जो शायद लुप्त होने की कगार पर हैं तो वो लुप्त प्राय कहलाती हैं, और जो अब कहीं पर भी नहीं पाई जाती हैं वो विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। और इन सभी चीज़ों का जो एक रिकॉर्ड है वो रखता है रेड डाटा बुक। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो रेड डाटा बुक ये एक किताब होती है जो IUCN संस्था होती है, इसके द्वारा जारी की जाती है, जिसमें संकटग्रस्त जातियों और पादपों की प्रजातियों को रखा जाता है। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी गैसें अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 कहते हो, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है N2O होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा। अगर नियत गति से कोई वस्तु चलेगी तो उसका समय और दूरी ग्राफ सरल रेखा में होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाना, थर्मामीटर पैमाना, रिक्टर पैमाना या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है तो सिस्मोग्राफ होता है। क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। और अगर हम बात करें कि तीव्रता मापने की इकाई क्या है तो आपकी हो जाएगी डेसिबल। डेसिबल में मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, विटामिन के का कार्य है आँखों को बचाना, स्वस्थ मसूड़ों के लिए, स्वस्थ त्वचा के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए। तो विटामिन के का काम बच्चों होता है रक्त का थक्का बनाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आँखों को बचाने के लिए विटामिन ए काम करता है, और स्वस्थ मसूड़ों के लिए विटामिन सी काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर
28 डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? सूत्रकणिका, जीन, हरितलवक, राइबोसोम। तो सही जवाब इसका है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जीन्स जो होता है ये डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों कहता है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, दृष्टिपटल, आँख की पुतली या आइरिस। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिपटल। हम लोग पढ़े हैं कि आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है और यहाँ पर दृष्टिपटल दे दिया गया है। तो अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो अंग्रेजी में आप देख लिया करें। देखो इधर लिखा है रेटिना, सेम वही शब्द है बस हिंदी में लिखा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। राइट आंसर बच्चों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। 30 नंबर प्रश्न है, इनमें क्या एक गैर संपर्क बल का उदाहरण है? गैर संपर्क का मतलब है जो बिना संपर्क के लगता हो, जैसे आपका चुंबकीय बल हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। ये जो होते हैं वो गैर संपर्क बल होते हैं, अर्थात इनमें संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। घर्षण बल और पेशी बल ये संपर्क बल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, एक अश्वशक्ति समान है, अर्थात एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पड़ने पर टकराकर वापस लौट आती है। तो एक मतलब जो है ये मान लो समतल दर्पण है, इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है और फिर से वापस लौट जाती है, तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन में किरण बन जाएगी परावर्तित किरण। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर परावर्तन के दो नियम होते हैं वो याद रखने हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ये सब आप चीज़ों को थोड़ा सा परिभाषित करना है। तो इसके लिए आप सभी को विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। 33 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है बच्चों, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या आयंस। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का बच्चों लास्ट प्रश्न है, समस्थानिक परमाणु में क्या समान होता है? जो समस्थानिक होते हैं उसमें समान क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या आयन। तो बच्चों इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा समस्थानिकों में। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न जो विज्ञान से संबंधित थे। अगली वीडियो में आप सभी को जो है सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करा देंगे, उसके बाद गणित के, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। और जब भी आपका पेपर नज़दीक होगा तो तब तक जो है सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।